नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत को लेकर। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर 1,76,000 वोटों से जब से जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं चाहे इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, उनकी पैठ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीएसपी भी अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की तरफ देखते हुए नजर आ रही है। दलित का वोट बैंक है। आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अपने पैर अलग अलग राज्यों में पसारते हुए नजर आ सकते हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद आखिर किसकी झोली में जाकर गिरते हैं। इसमें ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। चंद्रशेखर आजाद लगातार दलितों के नेता के रूप में बड़े अपनी पैठ बनाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव क्या उनको अपने खेमे में लेके आ पाएंगे या नहीं, या नगीना सीट को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद में ठनाठनी देखने को मिली थी। चंद्रशेखर आजाद को पहले नगीना सीट पर उतारते हैं और उसके बाद अपना प्रत्याशी मनोज कुमार को उतार देते हैं, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद को तनुज पुनिया हो, प्रमोद तिवारी हो, लगातार अब ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की खूब तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में मान लिया जाए कि चंद्रशेखर आजाद अब इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे या कांग्रेस पार्टी का रुख करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इन्हीं सभी सवालों के लिए हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और सभी साथियों से जानेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद की किस तरीके से रणनीति रहने वाली है। यूपी की सियासत में अब चंद्रशेखर आजाद का जो कद है वो बढ़ने वाला है या घटने वाला है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अक्षय हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि अक्षय, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद इस बार के चुनाव में उभर कर सामने आए हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद अपनी साख किस तरीके से बनाते हुए नजर आएंगे? दलितों के लिए आवाज उठाते हैं, पुलिस कर्मियों के लिए आवाज उठाते हैं, नीट परीक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो बोलते हुए नजर आते हैं। क्या आने वाले दिनों में भी वो ऐसा करते हुए नजर आएंगे या फिर राजनीतिक की चमक धमक में फिर ये अपना जो असल मुद्दा है वो भूलते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए माही, इस सवाल का असल जवाब तो मुझे लगता है वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद लगातार सक्रिय नजर आए हैं, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद चुनावों से पहले भी और चुनावों में उनकी जो सक्रियता बिजनौर के इस नगीना संसदीय क्षेत्र में देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं कारण बनी उनकी जीत का। इसमें एक और चीज मुझे लगता है अहम हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें 2019 में जीत करके अब की बार 33 पर सिमट जाते हैं। 29 सीटों का नुकसान होता है और सपा यहाँ पर 32 सीटों का इजाफा लेकर के 37 पर है, जबकि कांग्रेस 6 सीटें अपने खाते में करने में कामयाब रहती है। अब यहाँ पर देखिए आप, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक एकजुट हुआ, उससे इंडिया गठबंधन को प्रदेश में फायदा हुआ, उससे भाजपा को नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप नगीना में चंद्रशेखर आजाद को देखेंगे, उनके साथ कोई गठबंधन नहीं था, कोई गठबंधन उनके साथ नहीं था, ना ही उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, ना ही उनके साथ यहाँ पर कांग्रेस या भाजपा का गठबंधन था। यानी कुल मिलाकर के चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में जो वोट पाया है, नगीना में जितना वोट उन्हें मिला है, वो उन्होंने खुद जनता के बीच जाकर के खुद को वहां के लोगों से जोड़ा है। वहां के लोगों के जो यहाँ पर जरूरी या मूलभूत जो जरूरतें हैं, मुद्दे हैं, उनको उठाया और कहीं ना कहीं ये चीज लगातार उन्होंने सामने रखी कि आप मुझे सांसद के तौर पर चुनिए, मैं आपके तमाम मुद्दों को संसद में रखूंगा, दिल्ली रखूंगा और फिर वहां से आपके जो तमाम मुद्दे हैं उन पर हल निकलेगा। यानी इस प्रकार से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने जो लोगों के बीच उस नगीना संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाई है, उसमें बड़ी बात यहां पर यह लगती है कि वो केवल अपने दम पर बनाई है। वो जो चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं, वो यहां अपने दम पर बनते नजर आ रहे हैं, कोई गठबंधन उनके साथ नहीं था। अब यहां पर बात आती है कि भविष्य उनका कैसा होगा। अब इस लिहाज से देखा जाए तो 2027 में होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव मुझे लगता है महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वहां पर भी देखिए चंद्रशेखर आजाद को लेकर अब लगता है कि अब अगले जो 2.5 साल है, यानी कि जब माहौल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों का तैयार होगा, उन 2.5 सालों में चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार से अपना जो राजनीतिक रवैया है वो रखते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है और वो कहीं ना कहीं मजबूत आधार बनेगा। पश्चिम में उनका जो यहाँ पर उनकी जो राजनीतिक जमीन है, उसको और ज्यादा मजबूत करने का। जी बिल्कुल। ऐसे में अब अगला सवाल मेरा देखा जाए तो अमन जी से रहेगा। अमन जी, जिस तरीके से अगर मौलाना सज्जाद से मुलाकात करते हैं चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में जाकर, किस तरीके के समीकरण को साधने की वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अब चंद्रशेखर आजाद अपने पांव पसार रहे हैं और देखिए जो
जो तस्वीर सामने निकल कर आई है उसमें वो मौलाना सज्जाद के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर साधना है तो तमाम जाति और तमाम धर्मों, तमाम समुदायों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और देखिए, नगीना में भी अगर कह सकते हैं आज़ाद को जो जीत मिली है उसमें न सिर्फ दलित वर्ग का उनके साथ रहा, बल्कि मुस्लिम वर्ग और तमाम जो समुदाय उन्होंने आज़ाद को वोट दिया। और यहाँ पर जो वो सज्जाद के साथ में बैठे हुए नजर आते हैं वो ये बताते हैं कि भाई किस तरह से वो तमाम समुदायों को साधना चाहते हैं, तमाम समुदायों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और देखिए, एक राजनेता के लिए सबसे ज़रूरी यही होता है कि किस तरह से देश के तमाम वर्गों को, तमाम समुदाय, तमाम जो धर्म और जातियां हैं उनको अपने साथ लेकर चलता है और बेहतर तरीके से जो भी उनके सामने परेशानियां हैं उनको दूर करता है। तो ऐसे में अब आज़ाद को अगर कह सकते हैं कि कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ तमाम राज्यों में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है, तो इस तरह के जो कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है वो लानी पड़ेगी। और यहाँ पर आज़ाद मेरे ख्याल में अब वही करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमन सर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद लगातार केवल दलित वर्ग की बात करते हुए नजर आते हैं या मुस्लिम वर्ग। क्या वो अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं? वोट तो उनको ब्राह्मण जाति के लोगों ने भी दिया, राजपूतों ने भी दिया, तो ऐसे में उनकी बात क्यों नहीं करते? देखिए, जाहिर बात है एक नेता कभी भी एक समुदाय का नहीं हो सकता, तमाम समुदायों को साधना पड़ेगा। लेकिन जो कोर वोटर होता है, जहां पर उनको लगता है कि उनकी राजनीति सबसे अधिक मजबूत है, ये वोट बैंक तो मेरा है ही, ये मानकर चलते हैं, तो जाहिर बात है कि उन पर तो ध्यान होता है, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान उनको तमाम समुदायों पर देना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जिस तरह से आज़ाद जीते हैं, ये नहीं कि सिर्फ दलित वोट बैंक ही उनको मिला है या यूं कहा जाए कि मुस्लिम वोट बैंक उनको मिला, बल्कि तमाम समुदायों ने उनको वोट किया है। और देखिए, यही होना चाहिए कि हार जीत का जो मतलब है वो अलग होता है, लेकिन जिस तरह से आपके क्षेत्र में जो भी धर्म और जाति के लोग रहते हैं, कैसे आप उनका भला कर पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं, आपके लिए ये कहना और जानना बहुत जरूरी है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आज़ाद को अब एक धर्म की जो राजनीति है उससे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी जीत उनको मिली है, 5-5.5 लाख उनको वोट मिले हैं, तो जाहिर बात है कि उनकी राजनीति अब यहाँ से बड़े लेवल की होनी चाहिए। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को आगे उनको नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा से ये इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं वही गलती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल मेरा तनुज से रहेगा। तनुज, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीति को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक वर्ग की बात करते हुए नजर आते हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उस एक वर्ग को साथ लेकर चल पाएंगे या फिर सभी वर्गों को साधने की जरूरत उनको पड़ने वाली है? देखिए, बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति आपको करनी है तो आप एक वर्गों को लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजपूत भी रहते हैं, ब्राह्मण समाज भी रहता है, दलित समाज भी रहता है, मुस्लिम समाज भी रहता है। ऐसे में नगीना सीट पर यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर सिर्फ दलितों के कारण ही चंद्रशेखर आजाद की जीत हुई है। चंद्रशेखर आजाद को जो वोट मिला है वो मुस्लिम्स का भी मिला है कहीं ना कहीं नगीना सीट पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को अब दलितों के साथ साथ मुस्लिमों के हित की भी बात करनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जो कहा करते थे कि संसद में जाऊंगा, दलितों की आवाज बनकर उठूंगा, दलितों की बात को रखता नजर आऊंगा, अब उन्हें कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि यूपी की जो समाज की बात है वो रखता नजर आऊंगा। क्योंकि ठीक है तनुज, हम आपके पास थोड़ी देर में आते हैं। पहले अगला सवाल मैं आश्रुति से ले लेती हूँ। आश्रुति, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद एक लगातार एक युवा चेहरे के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अगर मायावती के साथ आते हैं तो उनका जो गठबंधन है वो ज्यादा मजबूत हो सकता है? किस तरीके का समीकरण बनता हुआ नजर आएगा आगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले आप देखिए कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बदल चुका है, और समीकरण बदलने के कारण जो है वो सबसे बड़ा कारण है नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद की बहुमत से जीत। 1.5 लाख वोटों से आप याद करें, आजाद ने नगीना की सीट पर जीत दर्ज की है, और जीत दर्ज करने के साथ साथ ही मायावती के सुर बदल चुके हैं। आप याद करें, हाल ही में कयास इस बात के बेहद तेज थे कि मायावती की पार्टी जो है वो आजाद के साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती का जो जनाधार था वो इस लोकसभा चुनाव में कमजोर होता नजर आ रहा था जब से आकाश आनंद को उन्होंने पद से हटाया। तो उसके बाद आजाद का इस तरह से मायावती की तरफ भी अपना रुख ना बदलना, और उसके बाद इस बार इस नगीना सीट से, जिस सीट पर आप याद करें मायावती का दबदबा रहा है एक लंबे समय से, उस सीट पर आजाद की जीत होना, कहीं ना कहीं मायावती के सुर बदलना, आप देखिए एक बेहद आम बात है। और कहीं ना कहीं मायावती अपने जनाधार को और मजबूत करने के लिए आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे उपचुनाव की बात कर लें, जिन 9 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होने वाला है, मायावती अपनी रणनीति बदल रही है, और इस रणनीति को बदलने के तहत आजाद के साथ गठबंधन करना मुझे लगता है मायावती अब करेंगी, ताकि एक युवा वर्ग को भी साथ सके, और जिस हिसाब से दलितों को और मुस्लिम वर्ग को चंद्रशेखर आजाद कामयाब रहे हैं नगीना पर साधने में, वो भी कहीं ना कहीं साधने में मायावती उसका फायदा उठाती नजर आएंगी। जी बिल्कुल। अब ऐसे में मायावती की जरूरत बन गई है चंद्रशेखर आजाद को साथ लाने की। अगर चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ आते हैं तो किस तरीके से पूरा समीकरण बदल जाएगा और इंडिया गठबंधन को कितना खासा नुकसान देखने को मिल सकता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगला सवाल मेरा अबरार से रहेगा। अबरार, जिस तरीके से मायावती अब उनका जो पार्टी का जनाधार है वो लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं चंद्रशेखर आजाद
आजाद कहीं ना कहीं अपनी पैठ, जनाधार, वर्चस्व अपनी पार्टी का बढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है कि मायावती की जो पार्टी है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, पार्टी में खासतौर पर इस तरीके के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि आखिरकार मायावती इस घटते जनाधार को लेकर क्या जो है कदम उठा रही है। और ख़ास तौर पर अब जबकि लोकसभा चुनाव में वो शून्य पर आ गई है, विधानसभा में 1 सीट है मात्र, वो पार्टी जो कई बार सत्ता का हिस्सा रही हो, वो पार्टी जिसके पास 22% वोट रहे हों और आज 9% पर आकर लुढ़क गया है, तो जाहिर सी बात है कि उनको कई नई रणनीतियों के साथ जो है उत्तर प्रदेश और देश भर में काम करने की ज़रूरत है। चूँकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश में इसलिए उनकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पर चंद्रशेखर रावण के रूप में एक विकल्प जो है वो दलित वर्ग को मिलना शुरू हो गया है। और चंद्रशेखर रावण ने अपने तमाम इंटरव्यूज में इस बात को कहा है, दोहराया है कि वो जो है किसी भी तरीके से इस जीत को लेकर के ज़्यादा जो है उस तरीके से उत्साहित नहीं होंगे, चूँकि उनकी ये लड़ाई की शुरुआत है और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, सत्ता बनाने तक चलेगी। और आप देखिए कि वो अभी भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो है उनके बयानों से ये अंदाज़ा लगता है कि वो भी मायावती की तरह ही मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने की एक कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नगीना सीट पर आपने देखा था कि किस ढंग से तमाम कस्बों में जाकर जहाँ पर मुस्लिम आबादी जो अच्छी खासी संख्या में है, वहाँ पर उन्होंने लगातार कैंपेनिंग की थी और वो तमाम के तमाम वोट जो है वो उनको मिले भी थे। तो मुझे लगता है कि अब जो है दलित जो वर्ग का जो वोट बैंक हमेशा से रहा है, जो मायावती को मिलता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कटौती हुई है। और उन्हीं तमाम वोट बैंक के जो है इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से तेजस्वी माफ कीजिएगा जो है अखिलेश यादव जो है उनकी पार्टी जो है इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में जो है हासिल करती है। और ये कहीं ना कहीं मायावती को अब सोचने की ज़रूरत है। अब देखिए कि वो अगर गठबंधन में आ भी जाती है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन में आने के बावजूद भी वो कभी भी जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर के दावेदारी अपनी पेश नहीं कर सकती है विधानसभा चुनाव में, चूँकि उनकी पार्टी का जनाधार घटा है और लगातार घटा है। इस बीच भले ही आकाश आनंद ने एक तरीके से नई ऊर्जा फूंकने की कोशिश की थी, उनके कई बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके कार्यकर्ता और उनका जो पूरा कैडर है वो सुनकर एक नए जोश से लबरेज ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई का होना, उस कार्रवाई से कई लोग पार्टी के भीतर जो है कहीं ना कहीं नाराज़ भी हुए थे। लेकिन अब भी ये देखा जा रहा है कि बीएसपी की प्रमुख मायावती कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो वो सरेंडर करने की मुद्रा में नजर आती हैं। वो कभी भी वो आक्रामक राजनीति या फिर विपक्ष की जो भूमिका होती है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की, वो इस भूमिका में कभी भी नजर नहीं